हाँ जी, नमस्कार फ्रेंड्स। सुथार एजुकेटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम जो एचएससीसी का कांस्टेबल का पेपर आने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। उसमें जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं उनका कोई लेवल नहीं होता कि वो कहाँ से डाल रहे हैं और किधर से डाल रहे हैं। ठीक, तो मैंने कुछ पिछले ईयर्स के जो पेपर हैं उनको मैंने एनालाइज किया और मैंने देखा कि जो क्वेश्चंस है वो टेंथ और +1 के जो मैथमेटिक्स है उससे वो ज़्यादा डाल रहे हैं। और डाल कैसे रहे हैं, वो डायरेक्ट जो एग्जाम्पल है, सोल्ड एग्जाम्पल वही डाल डायरेक्ट। ठीक, तो मैं कोशिश करूंगा इसमें जो 3 क्वेश्चन लिए हैं मैंने एक पेपर से ही उठाए हैं, तो इनको मैं अच्छे से समझाने की, और ताकि आप लोगों को ये अंदाजा लग सके कि जो नेक्स्ट अब मेल कांस्टेबल का पेपर होने वाला है हरियाणा में, उसकी आपको अंदाजा हो सके। ठीक है, अभी क्या हमको पढ़ना चाहिए। तो मैं इसके जितने भी मेरे पास पेपर अवेलेबल हैं उनके सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, और जो कंसेप्ट है वो भी आपको अच्छे से समझा दूँ। ठीक है, तो उससे आपको ये फायदा होगा कि एक तो आप ये एनालाइज कर पाएंगे खुद से कि कौन से क्वेश्चन मुझे अभी करने चाहिए जो बचा हुआ टाइम है उसके अंदर, और कौन से छोड़ने चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से ही। हाँ जी, एक मिनट मैं कलर चेंज कर लूँ इसका। ठीक है, देखिए इसमें जो द ए सेट ऑफ एन वैल्यूज, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इसकी वैल्यूज आप लिख लीजिए x1 x2, और ये चलती चलती कहाँ तक है, एक्स एन तक है, सॉरी एक्स एक्स एक्स, ये चलती हुई एक्स एन तक है, एक्स एन टाइम्स है ये मान लीजिए। और इनका स्टैंडर्ड डेविएशन हमें दिया हुआ है सिग्मा। क्या दिया हुआ है, सिग्मा। तो हमें ये बताना है भी देन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ जो एक्स है, और यहाँ पे एक्स प्लस के है, फिर एक्स प्लस के है, x2 + k, और ये चलता चलता एक्स एन प्लस के तक गया हुआ है, x2 और एक्स एन तक है, तो एक्स एन प्लस के ये दिया हुआ है। हमें बताना है कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, ये भी सिग्मा है। तो एक बात याद रखें, कोई भी क्वांटिटीज है, जैसे हमें यहाँ पे दिया हुआ है x1 x2 x3 x4 x5 एंड xn, अगर इनमें कोई भी कांस्टेंट मैं के ऐड कर देता हूँ, कोई भी कांस्टेंट ऐड कर देता हूँ, तो इनकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमेशा ही सेम रहती है, अनचेंज्ड रहती है, यानी कि कांस्टेंट रहती है। कोई भी कांस्टेंट वैल्यू अगर इन n के अंदर ऐड कर दी जाए, तो मान लेते हैं भी वो n टाइम्स k बन गया, और वो n टाइम्स k से ही कट जाएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो 1 को अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम ही आता है। तो इसकी याद रखिएगा, जब भी किसी भी जो वेरिएशन हमें दी हुई है, जो उनकी स्टैंडर्ड डेविएशन अगर है, और उसके अंदर हम सब के अंदर अगर कोई भी कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, तो क्या होता है, उसकी जो वैल्यू होती है वो अनचेंज्ड रहती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, ये जो क्वेश्चन है काफी अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री से डायरेक्ट उठाया हुआ है, लेंथी क्वेश्चन बनेगा। देखो क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है tan 1 डिग्री मल्टीप्लाई में tan 2 डिग्री, और ये चलता चलता गया है tan 89 डिग्री, और इसकी वैल्यू हमें निकालनी। ओके, चलिए तो देखिए इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ऊपर से आप करके देख सकते हैं। इसकी मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, चलिए आपको एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूँ क्या है। इससे ही कर लेता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन ये है, और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन देखिए हम क्या करेंगे। एक बात ध्यान दीजिएगा, कुछ वैल्यूज यहाँ पे आपको याद रखनी है। टेंजेंट 45 की जो वैल्यूज हैं उसकी वैल्यू होती है 1। एक बात और याद रखिएगा, टेन थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू होता है 1 में कोटेंजेंट थीटा। तो अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी कि टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय में कोट थीटा, तो इसकी वैल्यू आती है 1। ये 2 पॉइंट आप याद रखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है,
चलिए, अगर ये क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इन कंसेप्ट पे ही क्वेश्चन आते हैं। मैं कोशिश करूंगा अभी सारे इनके कंसेप्ट पे क्वेश्चन करवा दिए जाएं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं ऐसे लिख रहा हूँ इसको, टेंजेंट 1 डिग्री और मल्टीप्लाई में टेंजेंट 2 डिग्री। ये चलता चलता कहाँ तक पहुँच गया, ये पहुँच गया टेंजेंट 44 डिग्री। और यहाँ पे आया टेंजेंट 45 डिग्री। यहाँ पे जो टेंजेंट 46 डिग्री है उसको मैं लिख रहा हूँ 90 - 44 डिग्री। किसी कोई दिक्कत? क्योंकि जो 46 है उसको मैं 90 - 44 लिख दूंगा तो 96 ही वो 46 ही आ जाएगा। इसी तरह से ये चलता चलता लास्ट में क्या आ जाएगा, टेंजेंट 90 डिग्री माइनस कितना होगा, 89 डिग्री, सॉरी 1 डिग्री। अगर यहाँ पे 1 डिग्री होता है टेंजेंट 89 बच जाएगा, यही बात है। चलिए ठीक है, ये देखिए, ये जो है इसकी वैल्यू है 1। ओके, आप ध्यान से दीजिए, यहाँ पे है टेंजेंट 44 डिग्री और यहाँ पे है टेंजेंट 90 माइनस थीटा। तो एक पॉइंट और आप याद रखेंगे भी, टेंजेंट 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कोट थीटा के इक्वल। किसके इक्वल होता है? कोट थीटा के इक्वल। ठीक है, अगर ये कोट थीटा के इक्वल है तो अब इसके अंदर मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा तो क्या वैल्यू आएगी, टेंजेंट 1 डिग्री यहाँ पे आएगा और जो लास्ट वाला ये देखो, ये बनेगा कोट 1 डिग्री और फिर यहाँ पे टेंजेंट 2 डिग्री, फिर आएगा कोट 2 डिग्री। ये चलता चलता जाएगा टेंजेंट 44 डिग्री और कोट 44 डिग्री और बीच में एक बच जाएगा, कौन सा, कोट टेंजेंट 45। यहाँ पे टेंजेंट 45, इसकी वैल्यू 1। ये दोनों कट गए आपस में क्योंकि मैंने ऊपर फार्मूला बताया था, ये सारी 1। तो मल्टीप्लाई 1 × 1 × 1, ये मल्टीप्लाई में हो रहा है 45 टाइम्स, तो इक्वल टू वैल्यू आएगी इसकी 1। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा है, आंसर है इसका बी। ये रहा जो 1 इसका आंसर किया हुआ है, बी इसका आंसर है 1। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, इसमें क्या दिया हुआ है, ये साइन थीटा है, ध्यान से रखिएगा क्योंकि मेरे से टाइप करने में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होती है तो मैं इसको यहीं पे बता रहा हूँ टाइम्स। और ये यहाँ पे जो है ये 2 थीटा नहीं लिखा हुआ, ये स्केयर है, इसका स्केयर है, साइन स्केयर थीटा और कोसिकेंट स्केयर। ठीक है, ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, मुझे पता है, सॉरी, साइन थीटा प्लस में कोसिकेंट थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 में साइन थीटा इक्वल टू 2। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, साइन थीटा इसका एलसीएम आ गया, इसको ऊपर से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, साइन स्केयर थीटा प्लस में 1 इक्वल टू आएगा 2 साइन थीटा। अब इस साइन थीटा को मैंने मान लिया x, तो अगर मैं x मानूंगा तो ये वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्केयर प्लस 1 इक्वल टू 2x। अब इस x को इधर ले आइए, इसको सोल्व कर लीजिए, एक्स स्केयर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये वैल्यू आ गई x माइनस 1 की स्केयर इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई 1, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू है 1 और थीटा 1 कितने पे होता है, 90 डिग्री पे। ओके, ये 90 डिग्री पे होते हैं तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इन दोनों की निकालनी है, साइन स्केयर 90 कितना होगा, 1, 1 की स्केयर प्लस कोस 90 भी 1 होता है तो इसकी भी 1 की स्केयर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। ये आंसर आ गया सीधा। देखिए, ये तो मैंने करवाया लेंथी मेथड से, अगर आप सिंपली वैसे करना चाहो तो इसकी थीटा की वैल्यू पुट करके देखो, पहले 0, फिर 30, फिर 45, फिर 60 और फिर 90। ठीक है, जिस वैल्यू पे ये सेटिस्फेक्शन आंसर दे वही इसका आंसर होता है। मोस्टली मैंने इसको लेंथी मेथड से करवाया है, पर आप पहले 0 पुट कर सकते हो, फिर 30 पुट करके देखिए, फिर 45 पुट करके देखिए, फिर 60 और फिर 90। ठीक है, वैसे तो ये 1 सेकंड का क्वेश्चन था, मुझे पता था ये 90 के ऊपर ही सेटिस्फाई हो रहा है तो इसका सीधा आंसर आ जाता, पर आपको नहीं पता है इसीलिए मैंने क्या किया, इसको स्टार्टिंग से जो लेंथी मेथड है उसी से करवाए। अगर आपको पेपर में टाइम कम बचे, ठीक है, तो सिर्फ उनके अंदर वैल्यूज पुट करके ही आंसर निकालना है। बाकी अभी टाइम कम है, नहीं तो मैं ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी टेबल है पूरी आपको अच्छे से याद भी करवा देता। फिर भी जो कंसेप्ट है उसको देखते रहिए और क्वेश्चन को समझिए एक बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन, याद रखिएगा, सम ऑफ एन ओड नंबर्स
इज इक्वल टू होता है n की स्क्वायर। n है नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, n ऑफ नंबर्स, n इज इक्वल टू टोटल नंबर, टोटल नंबर कितने। अब हमें बताना है ऑड नंबर के सम कितना होगा 0 और 50 के बीच में जितने हैं। ठीक है, तो पहला है 1 और लास्ट है 49, टोटल कितने हो गए 25 हो गए कि नहीं हो गए, क्योंकि 50 टोटल है तो बटा में 2 करेंगे तो 25 इसके क्या आएंगे ऑड नंबर आएंगे। और 25 का स्क्वायर हमें करना है, 25 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 625 और 625 इसका आंसर है, डी ऑप्शन में आंसर है। ध्यान दीजिएगा ये पेपर में बहुत बार इस तरह से दिया होता है, ए बी सी डी ऑप्शन को ये क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या था एक्चुअली में, ये क्वेश्चन था क्या। देखता हूँ मैं। हाँ जी, आ, ये क्वेश्चन ऐसे है, देखिए मैं लिख देता हूँ आपको। पी एन इक्वल टू 2n लेस देन n फैक्टोरियल, और ऑप्शन में दिया हुआ है ग्रेटर देन 3, सॉरी लेस देन 3, ग्रेटर देन 4 और ग्रेटर देन 5, ये ऑप्शन है इसके। ठीक है, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, जो ऑप्शन में है पहले वही देख लीजिए। पहले लेस देन 3 दिखा हुआ है तो टू पुट करके देखिए, इधर 2 पुट करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 2 × 2 इज लेस देन 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल का मतलब इसको ना मल्टीप्लाई करते रहो उल्टा, 2 फैक्टोरियल है तो 2 इसके पहले वाला अक्षर 2, यानी कि 4 इज लेस देन 2, ये गलत हो गया, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन तो अपना गलत हो ही गया। अब 3 के इक्वल नहीं दिया हुआ, 4 से बड़ा दिया हुआ, तो पहले 3 पुट करके देखिए, पहले 4 पुट करके देखिए। ठीक है, 4 पुट करके देखिए, तो 4 पुट करूंगा तो क्या आएगा, P4 इक्वल टू 2 × 4 लेस देन 4 फैक्टोरियल, बिल्कुल सही आ रहा है ये। यहाँ पे 8 आ रहा है, ये आएगा 4 × 3 × 2, 4 किया 12 और 2 24, 24 इसका आंसर आ गया। तो देखिए 8 जो है 24 से कम है, बिल्कुल सही, 8 अपना 24 से कम। अगर 8 24 से कम है तो 4 से जितनी भी बड़ी वैल्यू होगी वो इसका आंसर होनी चाहिए, 3 से बड़ी वैल्यू आंसर होना चाहिए। यहाँ पे 3 लेस देन है, यहाँ पे 4 से बड़ी है या 5 से बड़ी है, तो इसका आंसर आना चाहिए नन ऑफ दिस, डी आंसर आएगा इसका। अगर करेक्ट आंसर लिखूं तो करेक्ट आंसर होगा ग्रेटर देन 3। यहाँ पे लेस देन 3 दिया हुआ था फर्स्ट ऑप्शन के अंदर, जो बी ऑप्शन है उसके अंदर लेस देन 3 है ना कि ग्रेटर देन 3, तो आंसर आएगा इज ग्रेटर देन 3, ये आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी हमें कोफिशिएंट निकालना हो तो कोफिशिएंट इज इक्वल टू होता है हाँ जी, क्या है इसका, अर्थमेटिक मीन एंड डिफरेंस। हाँ, यहाँ पे आता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय में मीन इनटू 100, ये इसका फार्मूला होता है। डायरेक्ट फार्मूला दिया हुआ है 11th की बुक में, आप निकालेंगे तो यही फार्मूला है, सी का कोफिशिएंट, एस का स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू 100 डिवाइड बाय में मीन डेविएशन। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम। कोफिशिएंट ऑफ टू वेरिएशन, यानी कि C1 की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 50 दी हुई है, कितनी 50, और C2 की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 60 दी हुई है, कितनी 60। चलिए एंड M1 यानी कि जो हमारा मीन है उसकी वैल्यू पहले में दी हुई है 30, और दूसरे में M2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 25। हमें डिफरेंस निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन का, यानी कि ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इसकी वैल्यू है, डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो निकाल दीजिए। पहले C1 की वैल्यू हमें दी हुई है 50, 50 इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन S1 मान लेता हूँ, S1 मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड बाय में M1, M1 की वैल्यू है 30। चलिए ये इससे कट गया, देखिए ये 50 इससे कट गया, ये 0 इससे, ये 0 इससे, ये 0 इससे, S1 की वैल्यू कितनी आ गई, 15। ठीक है, S1 की वैल्यू 15। अब S2 की वैल्यू हम यहाँ पे निकालते हैं, तो क्या निकालेंगे, C2 की वैल्यू कितनी है 60 इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन S2 हमें निकालना है,
मल्टीप्लाई में क्या करूँगा 100 और डिवाइड बाय में m2 की वैल्यू है 25, तो ये ध्यान दीजिएगा 25 चौका 60 और 4 इससे करूँगा तो ये कितना आ जाएगा 15, यानी कि S1 की वैल्यू कितनी है 15 है और S2 की वैल्यू कितनी है 15, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 0। यही हमें निकालना है। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा सारा का सारा। ठीक है, माफ करना मैं ये पैड साफ करने लग गया था बीच में। ठीक है, तो इसका आंसर है बी। ओके, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, फार्मूला याद रखिएगा, इस पे जितने भी आगे क्वेश्चन हैं, जितने भी मेरे पास पेपर अवेलेबल है, मैं सबके क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आप सभी को याद रखने होंगे सारे के सारे ये जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्या बोल रहा है, वैल्यूज ऑफ के फॉर द इक्वेशन दिस सो दैट इट हैज टू इक्वल रूट्स। ध्यान से देखिए, मैं आपको पूरा कंसेप्ट पहले थ्योरी समझा देता हूं। अगर हमारे पास इक्वेशन दे रखी हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0 हो, तो हमें पहले इसकी वैल्यू निकालनी है डी की। डी का मतलब होता है जो यहाँ पे बी है उसका स्क्वायर माइनस में 4ac। ठीक है, अब अगर वैल्यू डी की ग्रेटर देन 0 हो, अगर 0 से बड़ी वैल्यू आए तो इसका होता है रियल एंड अनइक्वल रूट्स। रियल एंड अनइक्वल रूट्स। ठीक है, चलिए काम हो गया भाई। तुम अगर इक्वल टू 0 हो तो रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल। ओके, अगर ये लेस देन 0 हो तो इसके होते हैं, हमें आंसर आएगा इसका, 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 आयटा वगैरह आएगा इसका, आयटा वगैरह आएगा इसका, आयटा वगैरह में इमेजिनरी रूट्स जिनको हम बोलते हैं इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स। माफ करना कोई आ गया था। ठीक है, इमेजिनरी रूट्स आ गया, तो अब हमें कंफर्म हो गया अभी टू इक्वल रूट हमें पूछा गया है, हैज टू इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स हैं तो हमारे पास ऑप्शन सीधा बच गया डी इक्वल टू क्या होगा 0। अब ऑप्शन देखिए, जो हमारे पास क्वेश्चन था वो देखिए क्या है, के एक्स एंड एक्स माइनस 2 प्लस 6, लिख रहा हूं इसको, के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। तो इसको सोल्व कर लीजिए, के एक्स स्क्वायर आएगा माइनस 2 के एक्स आएगा और प्लस में 6 इक्वल टू 0 हमें दे रखा है। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं, डी की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे डी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, बी की स्क्वायर यानी कि इसकी स्क्वायर, बी कितना है माइनस 2 के, 4 के स्क्वायर आ गया माइनस 4a, ए की वैल्यू है के और सी की वैल्यू कितनी है 6 इक्वल टू 0। 4 के कॉमन आ गया, क्या बचा के माइनस 6 इक्वल टू 0। तो के की वैल्यू क्या आई, एक तो वैल्यू आई 0 और दूसरी वैल्यू आई 6, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन था वही आंसर है। देख लीजिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ये बचा के, 0 और 6 इसका क्या है आंसर। होप सो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन में से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जी, और प्रोबेबिलिटी में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्या रखा है, एक बैग है जिसके अंदर 5 रेड बॉल्स हैं और 3 ब्लू बॉल्स हैं, तो टोटल कितनी होगी 8 बॉल्स। अब क्या किया गया है, 3 बाल इसमें से निकाली गई है, कितनी 3 बाल। अगर 3 बाल इनमें से निकाली गई है, ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, उनको रिप्लेस नहीं किया गया, तो हमें बताना है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 रेड बॉल, एक ही रेड बॉल आनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन है भी 5 में से
एक जो है वो रेड बॉल होनी चाहिए और बाकी बची दो वो किस में होनी चाहिए, तीन में से ये दो होनी चाहिए। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट लगाना है, हम कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट लगाएंगे। पांच में से एक निकालनी है, 5C1 एंड लगा तो मल्टीप्लाई का साइन आएगा, और आएगा तो प्लस का साइन आएगा। थ्री में से दो निकालनी है, C2, और डिवाइड बाय में टोटल कितनी है, पांच और तीन आठ, आठ में से कितनी निकलेगी, तीन। इसको सोल्व कर दीजिए। सोल्व करूंगा तो कैसे सोल्व करूंगा, देखो इक्वल टू 5C1 का वैल्यू आ गई 5 इंटू 3 इंटू 2, जितनी नीचे सी में लिखा होता है उसको उतनी बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। और जैसे 8 लिखा हुआ है तो 8 उल्टा 6 और नीचे को 3 2 1, इस तरह से। देखो ये दो से ये दो कट गया, यहाँ से 3 दूनी 6, ये कट गया, तो आंसर आया कितना, देखो 3 इंटू 2, 2 कट गया, 5 दिया 15, ये आ गया 15 बटा में 7/56, 15/56 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। 15/56 दिख रहा है कहीं पे, सी ऑप्शन ये रहा, ये इसका आंसर है। होप सो आपको ये भी समझ में आया होगा। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, ये क्या बोल रहा है, रेडियो एक्टिविटी ऑफ ए सैंपल डिक्रीजेस। देखिए क्या कह रहा है, ये एक दिन, ये दूसरे दिन और ये तीसरे दिन, इस तरह से अगर कोई चीज़ बात समझे पूछी जाए, भी बोल रहा है पहले दिन ये ए था और 3 दिन के बाद ये इसकी 3 डिक्रीज हो जाती है, यानी कि 2/3 रह जाएगा, और फिर इसका 3 डिक्रीज होगा, इस तरह से डिक्रीज होता है ये। तो हमें बताना है कि 9 दिनों में कितना रह जाएगा। बहुत आसान है, देखो पहले दिन में 1/3, दूसरे 3 दिन में 1/3 डिक्रीज होगा, और तीसरे दिन में 1/3 डिक्रीज होगा। कितना टोटल डिक्रीज हो जाएगा, 1/27 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। तो ये रही डी इसका आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली में ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, जिसमें मतलब जो पूछा जाता है 1D का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए, जो इक्वेशन होती है केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन, चलिए उसके बारे में बाद में बात करेंगे। आप अब देखिए, हाँ जी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोबेबिलिटी का। फिर क्वेश्चन आ गया, क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम। अगर किसी कॉइन है जिसके ऊपर एक पासे हेड होता है, दूसरे साइड में टेल होता है, इसको 6 टाइम अगर हम कर दें टॉस, तो उसकी पॉसिबल आउटकम कितनी होगी। सिंपल सी बात है, एक बार करने में 2, दूसरी बार करने में भी 2, तीसरी बार करने में भी 2, चौथी बार करने में भी 2, पांचवी बार करने में भी 2, और छठी बार करने में भी 2, तो 2 की पावर 6 इसका क्या आ जाएगा, आंसर, यानी कि 64। ये सिंपल सी आंसर है। देखो पेपर में भी ध्यान रखना है, ये डी मत लगा के आना उसके अंदर। जब हम गोले काले करते हैं तो डी लगाते हैं, वो नहीं करना है, जो आंसर है वही करना है। पेपर को सोल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप पेपर को लीजिए और जो OMR शीट है उसको साइड में रख दीजिए, उसको सोल्व करिए और उसके अंदर निशान लगाते रहिए, ठीक है ना। फटाफट जैसे ही हो गया तो पहले टाइम बार बार पूछते रहिए, अगर घड़ी लगी है तो सबसे अच्छी बात है, ठीक है ना। उसको क्या करना है, जैसे ही आपका पेपर कंप्लीट होता है, जितने क्वेश्चन आपको आते हैं उतने कंप्लीट हो रहे हैं, फिर उनको गोला भरना स्टार्ट कर देना। जितने आ रहे हैं उनको गोला भर दो, उसके बाद में तुक्के मारने अगर टाइम बचता है तो, नहीं तो पहले सारे पेपर को खंगाल देना है आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर नेगेटिव मार्किंग है फिर तो सारे करके आने हैं, पर उसमें भी यही तरीका रहेगा, पहले सब जो अच्छे क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उनको करें, ठीक है, उसके बाद में तुक्के मारना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। चलिए, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो तुक्के मारने, वरना तुक्के मत मारना। हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेट से क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो केमिस्ट्री अपना मैथ का फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर से क्या बोल रहा है, 60 स्टूडेंट हैं किसी क्लास में, उसमें से 25 जो हैं वो क्रिकेट खेलते हैं, और 20 स्टूडेंट हैं वो टेनिस खेलते हैं, और जो 10 स्टूडेंट हैं वो दोनों खेलते हैं, बोथ यानी कि टेनिस और ये दोनों खेलते हैं, ठीक है। अगर ये दोनों खेलते हैं तो हमें बताना है कि दोनों कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कुछ भी नहीं खेलते। देखिए इनको मैं सोल्व करने का तरीका मेरे पास क्या रहेगा, हम इसको सोल्व करेंगे वेन डायग्राम की सहायता से। तो ये मान लीजिए टोटल स्टूडेंट है एस, कितने थे 60, ये टोटल 60 है। इसमें से कुछ स्टूडेंट क्रिकेट खेल रहे हैं और कुछ टेनिस खेल रहे हैं, ये क्रिकेट का है, ये टेनिस का है, और ये जो जो बीच में होता है ये दोनों खेलते हैं। देख ये 25 थे और ये कितने थे 10, ये कितना था 20। अब ध्यान दीजिए, ये 10 जो है दोनों में खेल रहे हैं, तो हम अकेले अकेले के निकाल लेते हैं। क्रिकेट में से 10 गए तो ये बच गया, क्रिकेट सिर्फ 15 खेलते हैं, टेनिस सिर्फ 10 खेलते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे 10 लगा लीजिए। टोटल कितने हो गए 15, 10,
10, 35 जने, तो 25 ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं खेल रहे, क्योंकि 60 तो टोटल है, जिनमें से 35 कोई ना कोई गेम खेल रहे हैं, पर 25 कोई भी गेम नहीं खेल रहे। तो सी ऑप्शन इसका आंसर। इसको बड़ी आसानी से आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप जो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं भी सर ये चैप्टर हमें करवा दीजिए, मुझे अच्छे से नहीं आ रहा, मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टाइम अभी कम है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं की प्रैक्टिस आपको करवा दी जाए। चलिए, हाँ जी, ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया था। इसके अंदर ऑप्शन में नन ऑफ दीज आंसर आएगा, मैंने पहले करवा दिए है 13 क्वेश्चन, दोबारा आ गया। चलिए, लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सेट का है फिर भी, और सेट की कुछ अगर आपको करना हो कि कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं सेट के पूरे क्वेश्चन आपको करवाऊँ। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है, देखिए, ए इज सबसेट ऑफ बी लिखा हुआ है एंड बी इज सबसेट ऑफ सी लिखा हुआ है। तो हमें बताना है सी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। जो फर्स्ट ऑप्शन इसका ये है वो ये दिया हुआ है, और दूसरा है ए यूनियन बी इज, अरे भाई, ये लिखा हुआ है ए यूनियन बी सबसेट ऑफ सी, और थर्ड ऑप्शन है ए माइनस बी ए माइनस बी इक्वल टू सी। ये ऑप्शन है। सिंपल सा बात है। देखिए, ए इज सबसेट ऑफ बी का मतलब क्या होता है, ए में मान लेता हूं कोई भी सेट है 1 और 2 का, बी की वैल्यू क्या आएगी, बी की वैल्यू, सबसेट ऑफ बी है तो इसके अंदर ए और बी तो होंगे, और एक सेट और लगा लीजिए 3, और सी सबसेट ऑफ बी सबसेट ऑफ सी है तो 1 2 3 तो होएंगे, एक इसमें और ऐड कर देता हूँ मैं 4। ये मान लिए मैंने तीनों। फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, सी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। अगर मैं ए यूनियन बी की बात करूं तो जो इन दोनों में से कॉमन है, जो टोटल है वही आएंगे, तो 1 2 तो इसमें है ही, 3 यानी कि बी की इक्वल आएगा, 1 1 2 और 3, ये आ गया। ठीक है, और हमें बताना है भी सी जो है इसका सबसेट है, बिल्कुल नहीं, सी इसका सबसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये देखिए, इसके अंदर 1 2 3 और 4 और हैं। अगर ये पूछा जाता ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ सी, तो ये बिल्कुल सही था। ठीक है ना? तो ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ सी, ये इसका क्या है, आंसर है, बी ऑप्शन इसका आंसर। होप सो आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझाएं। ठीक है, फिर भी अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा जितने भी बचे हैं। ठीक है, कल मैं नेक्स्ट 15 क्वेश्चन लेके आऊँगा जो अगले पेपर में आए हुए हैं। फिर नेक्स्ट जब तक पेपर हैं तब तक ऐसे क्वेश्चन चलते रहेंगे। और अगर टाइम बचा हुआ मान लेते हैं भी, क्योंकि हरियाणा वाले पेपर ट्रांसफॉर्म पोस्टपोन करते ही रहते हैं, अगर पोस्टपोन हुआ तो मैं आपको कंप्लीट करवा दूँ। ठीक है ना जी? चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।